नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर। और साथ ही अगर ऐप पर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो ऐप पर भी आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आज क्लास शुरू करने से पहले हम अपना संक्षिप्त परिचय आपको देते चले। दोस्तों, हमारा नाम हुआ कुंदन कुमार। मैंने BHU से BA कंप्लीट किया है, MA कंप्लीट किया है और अब हमारा डबल MA हो रहा है। सबसे पहले हमने 2016 से 2019 सोशल साइंस में हमने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद 2019 से लेकर के 2021 तक हमारा MA फाइनल हुआ। पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन हमारा स्पेशलाइजेशन था और अब प्रयोजन मूलक हिंदी पत्रकारिता में हम PG कर रहे हैं BHU से। और CUET अब आया है तो 2 साल से हम CUET कॉन्सेप्ट पर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन उससे पहले जब BHU अपना सेपरेट इंट्रेंस एग्जाम करवाता था तो हम उसमें भी पढ़ाते थे। तो इस तरीके से देखा जाए तो विगत 5 सालों से हम इंट्रेंस की तैयारी करा रहे हैं। एक और छोटी सी बात आपको बता दें, पिछले साल हम GT पढ़ाते थे, जनरल टेस्ट पढ़ाते थे, लेकिन उसमें हिस्ट्री डोमेन का जो था लास्ट टाइम हमने बच्चों को पढ़ाया था। और आपको जानकर बेहद ही खुशी महसूस होगी कि हमारे कई बच्चों ने हिस्ट्री में 200 में 200 मार्क्स अर्जित किए थे, जिसमें से एक हमारे ही नाम का लड़का था, कुंदन उसका नाम था, और एक हमारी विद्यार्थी थी करिश्मा सोनी, जो रेगुलर हमसे क्लास करती थी, हमारी पेड कोर्स की स्टूडेंट थी, जिसने 200 में 200 मार्क्स प्राप्त किए थे। आई होप, उम्मीद है कि आप लोग भी नियमित रूप से क्लास करेंगे और आप लोग भी एक माइलस्टोन स्थापित करेंगे और 200 में 200 लाएंगे। किसमें? तो हिस्ट्री डोमेन में। तो सबसे पहले आज हम आपको सिलेबस बता देंगे कि आपको सिलेबस क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। अब ये होता है कि बहुत सारे जगहों पे आप ये देखिएगा कि जो वहां पर सिलेबस दिया हुआ है NTA के वेबसाइट से, लोग उसको छपवा देते हैं। हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। हमने उस सिलेबस का अध्ययन किया है और उस अध्ययन के आधार पर अपना सिलेबस तैयार किया है। पहले हम अपना सिलेबस आपको दिखा देंगे और बाद में NTA ने जो सिलेबस तैयार किया है डोमेन हिस्ट्री के लिए, उससे मैच भी करा देंगे और आप देखेंगे कि दोनों में कितना सिमिलरिटी है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम अपने सिलेबस की बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप एक बात देखिए, ध्यान दीजिए। आप लोग 12 करके जस्ट आए हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका अभी 12 फाइनल भी नहीं हुआ होगा, 12 में पढ़ रहे होंगे, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनका 12 हो गया होगा और अब 2023 में वह CUET का एग्जाम देंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आप ये जानिए कि हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं। कभी सोच कर देखिएगा कि इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं। जब अपने दिमाग पर देखिए, इतिहास पढ़ने का ये मतलब कतई नहीं है कि आपको तथ्यों को रटा दिया जाए। इतिहास पढ़ने का ये मतलब होता है कि आपके अंदर एक थिंकिंग विकसित की जाए ताकि आप चीजों को सोच सके और समझ सके। आप सोच कर देखिए, जब आग का आविष्कार नहीं हुआ होगा तब मानव सभ्यता कैसी रही होगी। इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले का आप सोचिए, जब कोई सभ्यता थी ही नहीं, आद्य ऐतिहासिक काल था, तो लोग कैसे अपना जीवन यापन करते रहे होंगे। उस समय के समाज की संरचना क्या रही होगी। उस समय का जो पॉलिटिकल लाइफ होता है लोगों का, वह किस तरीके का रहा होगा। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। इतिहास का अध्ययन सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं कि कुछ तथ्य रट लिए, एग्जाम में आया, बता दिए, परीक्षा पास हो गए। परीक्षा पास होना जरूरी है, लेकिन परीक्षा पास होने के साथ साथ आपका एक ऐसा थिंकिंग विकसित कर दिया जाएगा ताकि चीज़ों को आप सोच सकेंगे और प्राचीन इतिहास को अभी के इतिहास में, प्राचीन समय में हमारा समाज किस तरीके का था और आज का हमारा समाज किस तरीके का है, दोनों के बीच में एक लिंक स्थापित करके आपको पढ़ना है और आगे बढ़ना है। तो चलिए अब सिलेबस पर देखते हैं। सबसे पहले आप जान रहे होंगे, आपने 9th 10th और 7th में अगर हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा कि इतिहास को मेनली 3 भागों में हम डिवाइड करते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। किस किस के में बांटते हैं? तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इतिहास को हम प्राचीन भारत में, मध्यकाल में और आधुनिक में बांटते हैं। क्योंकि 12 में आप पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ आपको भारत के इतिहास के बारे में ही पढ़ना है, तो हम भारत के परिप्रेक्ष्य में इतिहास को देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे एंशिएंट इंडिया की। तो एंशिएंट इंडिया में आपको क्या क्या पढ़ना है उस सिलेबस को हम देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहले आपको पढ़ना है स्टोन एज के बारे में। स्टोन एज मतलब पत्थर का काल। ठीक है। इसको हिंदी में पाषाण युग के नाम से जानते हैं। तो जब आप स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे तो इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है।
पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। हिंदी और इंग्लिश में कोई दिक्कत आपको नहीं हो, इसलिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पे इंग्लिश में भी आपके लिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लेकर हम चलेंगे, पूरा, मध्य और नव पाषाण। तो पाषाण काल को, स्टोन एज को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। देखिए, इसको प्लास्टोनिक पीरियड कहेंगे, इसको मेसोलिथिक पीरियड कहेंगे और इसको नियोथिनिक पीरियड कहेंगे, ठीक है। तीनों को बांटा गया है, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम दूसरे चैप्टर के बारे में देखते हैं कि दूसरा चैप्टर आपको क्या पढ़ना है। दूसरा चैप्टर जो है वह इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपको पढ़ना है। मानव सभ्यता जब साथ रहने लगी और उन लोगों का थोड़ा सा जो ज्ञान, मतलब ये होता है, मतलब ज्ञानेंद्रियां जब उनकी विकसित होनी शुरू हुई तो उन्होंने अपने लिए एक सभ्यता का निर्माण किया। तो भारत में और पाकिस्तान में, उस समय का संयुक्त भारत ही कहेंगे, उस समय तो पाकिस्तान था नहीं, पाकिस्तान तो आपका बना है 1947 में, ठीक है। तो उस समय जो भारत और पाकिस्तान में सभ्यता विकसित हुई थी, हमारे यहाँ, हमारे देश में जो सभ्यता विकसित हुई थी उसको जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक चैप्टर हो गया। इस चैप्टर के अंदर सब चैप्टर क्या क्या होंगे? तो होगा भौगोलिक स्थिति, जियोग्राफिकल सिचुएशन होगा किसका? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ स्थित थी? सिंधु घाटी सभ्यता का आकार किस तरीके का था? सिंधु घाटी सभ्यता की चौहद्दी क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता के समाज किस तरीके के थे? इन सारे चीजों के बारे में अच्छे से हम डिस्कस करेंगे अपने क्लास में, ताकि आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत ना हो और चीजों को अच्छे तरीके से आप समझ पाए, ठीक है। तो भौगोलिक स्थिति के बारे में आप पढ़ेंगे, किसके? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। उसके बाद अभी तुरंत, जैसे आप पढ़े होंगे, किताबों में पढ़े होंगे, कालीबंगा के बारे में आप पढ़े होंगे, लोथल के बारे में पढ़े होंगे, मोहनजोदारो के बारे में आप पढ़े होंगे, चनहुद्रो के बारे में पढ़े होंगे। तो ये सब जितना महत्वपूर्ण स्थल का नाम अभी हम आपको बताए, वह सारा का सारा क्या है? तो वह मेजर हड़प्पन सिटीज है। अभी जैसे हमारा मुंबई है, कलकत्ता है, चेन्नई है, बनारस है, उसी तरीके से हड़प्पा काल में भी कुछ शहर थे जिसका नाम क्या था? रंगपुर था, लोथल था, कालीबंगा था, चनहुद्रो था, मोहनजोदारो था, ठीक है। अब देखिए, विदेशी व्यापार, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो व्यापार वाणिज्य करते थे विदेशों से, और विदेशों के साथ उनका जो वैदेशिक संबंध बना हुआ था, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वह व्यापार किन किन देशों के लोगों के साथ किया करते थे, ठीक है। तो पहला चैप्टर हमारा पाषाण काल था, दूसरा इंडस वैली सिविलाइजेशन था, ठीक है। इस दोनों को हम किस में पढ़ेंगे? तो प्राचीन भारत के इतिहास में इस दोनों का अध्ययन करेंगे। अब चलिए तीसरे चैप्टर की ओर चलते हैं, और तीसरा चैप्टर हमारा है वैदिक सभ्यता के बारे में। दोस्तों, आपने रामायण देखा होगा, आपने महाभारत देखा होगा, आपने भगवत गीता का नाम सुना होगा, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में भी आपको पढ़ना है, इसके विषय में आपको जानकारी लेनी है। और इन सब चीजों के बारे में जो हम पढ़ेंगे, उस चैप्टर का नाम होगा वैदिक पीरियड, वैदिक सभ्यता, ठीक है। वैदिक सभ्यता, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता में पहला आ जाएगा पूर्व वैदिक काल, ठीक है। इसका कालखंड भी यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, 1500 BC से 1000 BC, और दूसरा है पोस्ट वैदिक पीरियड 1000 BC से 600 BC, ठीक है। अब इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, इसके सब चैप्टर क्या क्या होंगे, उसके विषय में देखते हैं। तो सबसे पहले है प्रमुख धर्म ग्रंथ। तो प्रमुख धर्म ग्रंथ के अंतर्गत आपको रामायण पढ़ाएंगे, महाभारत पढ़ाएंगे, ठीक है, और उसके लेखक, ठीक है। और इसके बारे में और विस्तार से जानेंगे कि रामायण काल का समाज किस तरीके का था, महाभारत काल का समाज किस तरीके का था, ठीक है। उसके बाद आपको ऋग्वैदिक समाज, जिसकी चर्चा हम ऊपर की है वह नीचे लिखा हुआ है, ऋग्वैदिक समाज के बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि ऋग्वैदिक काल का जो समाज था वह मातृ प्रधान था या फिर पुरुष प्रधान समाज था, इसके विषय में हम जानेंगे। फिर हम यह भी देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में वुमेन्स की का जो स्थिति है वह क्या था, महिलाओं की स्थिति क्या थी, इसके विषय में भी देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे महाजनपदों का उदय, जब लोहा का आविष्कार होता है, लौह युग होता है, उसके बाद खेती प्रारंभ हो जाती है, और जब खेती प्रारंभ हो जाती है तो अनाजों का उत्पादन शुरू हो जाता है। अनाजों के उत्पादन होने से लोगों का पेट भरने लगता है और लोग अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगते हैं, और जब वो अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं, खुद का एक्सपेंडेशन करते हैं, तो इसी में उदय होता है किसका? महाजनपद का।
तो हम देखेंगे पूरे महाजनपद जो उस समय थे उन महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। मेनली हम मगध साम्राज्य के बारे में विशेष तौर पर पढ़ेंगे। उसके बाद है आपका वैदिक कालीन देवता का उदय। वैदिक काल में कौन कौन से देवता थे, इंद्र की पूजा होती थी और प्रकृति पूजा होती थी, तो इन सब चीजों के बारे में हम भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए अब अगला चैप्टर जो हमारा है चैप्टर नंबर 4 वह है सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। सबसे महत्वपूर्ण है यह चैप्टर कि उस समय जैसे मान लीजिए एक बात आप ध्यान दीजिए कि हम प्राचीन काल में तो नहीं ना थे, लेकिन प्राचीन काल का अध्ययन हम करते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं, उसका कुछ ना कुछ सोर्स होगा। तो सोर्स क्या है उसके विषय में पढ़ेंगे तो पुरातात्विक सोर्स हो जाएगा, एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे है, लिटरेसी सोर्स है, डिटेल्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स पढ़ेंगे। उसके बाद मेगास्थनीज, अलबरूनी और इबन बतूता के बारे में भी देखते चलेंगे। सबसे पहले तो पुरातात्विक स्रोत हो गया कि कहाँ से क्या क्या मिला जिसके आधार पर चीजें आगे बढ़ी। उसके बाद जो लिटरेरी सोर्स है, साहित्यिक सोर्स है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम विदेशी यात्रियों का विवरण पढ़ेंगे और इसी चैप्टर में विदेशी यात्रियों के विवरण में ही आपको मेगास्थनीज मिल जाएगा, अलबरूनी मिल जाएगा और इबन बतूता मिल जाएगा। फिर इन तीनों यात्रियों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि कहाँ का यात्री था, भारत क्यों आया था, भारत आने का इसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, चलिए अब अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। अगला चैप्टर हमारा है राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, जैन एवं बौद्ध धर्म का उदय। ठीक है, तो इसमें आप मेनली किसके किसके विषय में पढ़िएगा, महावीर स्वामी के बारे में पढ़िएगा, गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ना है, जैन संगीति, बौद्ध संगीति, जैन और बौद्ध धर्म के कुछ महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, जैना और जैनिज्म और बुद्धिज्म के जो कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल है उस फंडामेंटल प्रिंसिपल के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब अगले चैप्टर के विषय में देखते हैं कि अगला क्या है आपका। तो अगला आपका है मगध साम्राज्य का उदय। ठीक है, मगध साम्राज्य का उदय कैसे कैसे होता है, मगध साम्राज्य का पहला राजवंश कौन था, सिकंदर का उसी समय भारत पर आक्रमण होता है। फिर आप चाणक्य के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे और इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको लगेगा कि हम किसी कहानी की दुनिया में जी रहे हैं। और आपके आस पड़ोस में जैसे टीवी पर तो कुछ दिन पहले चंद्रगुप्त मौर्य सीरियल आया था, तो सीरियल को आप लोग जरूर देखे होंगे। ठीक है, तो उसके विषय में भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हर्यंक राजवंश के बारे में पढ़ लेंगे हम लोग, किसके बारे में, हर्यक के बारे में, फिर मौर्य वंश के बारे में, फिर सिकंदर भारत पर आक्रमण करेगा उसको भी हम लोग देखते चलेंगे। फिर शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे, हिंद यवन के बारे में पढ़ेंगे, शक क्षत्रप के विषय में पढ़ेंगे, पल्लव और कुषाण के बारे में पढ़ेंगे और इस तरीके से मगध साम्राज्य का उदय जो है हमारा वह खत्म हो जाएगा। अब एक और चीज जो है कि क्वेश्चन किस तरीके का पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके का पूछता है हम थोड़ा सा आपको बता दें कि एक तरफ आपको दिया जा सकता है राजवंश का नाम, क्या दे दिया जाएगा, राजवंश का नाम एक तरीके से एक और दे देगा और दूसरे तरफ उसका संस्थापक आपको दे देगा। ठीक है ना, और ऐसे करके आपको कहेगा कि आप मिलान करिए। तो मिलान कब करिएगा बच्चों, जब आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, तब किसी भी तरीके से आपको मिलान करने के लिए कहेगा तो आप आराम से कर लेंगे, तो हम आपको बता देंगे। और जैसे करिश्मा 200 में 200 लाई है उसी तरीके से आप लोग भी 200 में 200 अंक प्राप्त करेंगे हिस्ट्री में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद हमारा है गुप्त साम्राज्य। तो गुप्त साम्राज्य में गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक था उसके विषय में पढ़ेंगे। फिर चंद्रगुप्त प्रथम है, समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, फाहियान का विवरण फिर हम देखेंगे। ठीक है, सॉरी, फिर पुष्यभूति वंश के बारे में दिखेंगे, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे और हेनसांग को भारत बुलाएंगे, उसका स्वागत करेंगे, उसके यात्रा विवरण से सीखेंगे और फिर उसको टाटा बाय बाय करके अगले चैप्टर की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अगला चैप्टर हमारा क्या है, चलिए थोड़ा फास्ट देख ले। अगला चैप्टर अब हमारा है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। और दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश में आप पढ़ लेंगे किसके किसके बारे में, पल्लवा के बारे में पढ़ लेंगे, राष्ट्रकूटा के बारे में पढ़ लेंगे, चालुक्या के बारे में पढ़ेंगे, चोला के बारे में पढ़ेंगे और पांड्या के बारे में पढ़ेंगे। फिर कल्याणी है, वातापी है और वेंगी है, सब के बारे में एक एक राजवंश के बारे में विस्तार से आपको पढ़ाया जाएगा, ताकि कहीं से भी सवाल घुमाए फिराए किसी भी तरीके से करें तो आप कर ले आसानी से। ठीक है,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा है सीमावर्ती राजवंशों का उदय। ठीक है, 6ठी शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी के बीच में जो सीमावर्ती राज्य थे, तो उन राजवंशों के बारे में पढ़ लेंगे। जैसे पाल वंश के विषय में, तो पाल वंश में पढ़ लेंगे, धर्मपाल वगैरह के बारे में। ठीक है, फिर विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना इस राजवंश के द्वारा कराई गई थी, उसके विषय में पढ़ेंगे। फिर सेन वंश के बारे में पढ़ेंगे, बल्लाल सेन था, सामंत सेन था, दोनों के विषय में पढ़ेंगे। फिर कश्मीर के राजवंश के विषय में देखेंगे, जिसमें करकोट है, उत्पल है, लोहार है। फिर गुर्जर, प्रतिहार, चौहान, परमार, चंदेल और सोलंकी राजवंश के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यह क्या किस चैप्टर के अंतर्गत आ जाएगा? सीमावर्ती राजवंशों का उदय। आप एक काम करेंगे, आपको पीडीएफ भी शायद मिल जाएगा सिलेबस का, और साथ साथ आप लिखते भी जाइए सिलेबस को, ताकि आपको याद रहे। और सिलेबस लिख करके रूम पर आपको टांग देना है, और उसके बाद जो जो चैप्टर हम पढ़ाते जाएंगे उसमें सही का निशान ऐसे ऐसे करके करते जाना है आप लोगों को। ठीक है ना? चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर देखिए कि आपका नेक्स्ट चैप्टर क्या है। अब आपका आ गया मध्यकालीन भारत। जब प्राचीन काल का इतिहास खत्म होगा तो हम मध्यकाल भारत में, मतलब जो मध्यकाल का जो समय था, मध्यकाल का जो ईरा था, मिडाइवल ईरा था, उसके विषय में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको हम पढ़ाएंगे अरब आक्रमण। भारत पर अरबों का आक्रमण होता है। आपने नाम सुना होगा मोहम्मद बिन कासिम का, इसने भारत पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। तो इसके विषय में देखेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का था, भारत पर क्यों आक्रमण किया, और इन सारे चीजों के बारे में। मोहम्मद बिन कासिम के बाद गजनबी का आक्रमण होता है, मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है, सबके आक्रमण के विषय में हम पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला चैप्टर जो आपका होगा इसमें, उसके विषय में देखते हैं। अगला चैप्टर आपका होगा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में किसको किसको पढ़ेंगे? तो आप याद रखिएगा 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक का जो काल है, 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी का जो काल है भारत में, वह दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। और दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश के द्वारा शासन किया जाता है। तो इन तमाम राजवंशों के बारे में हम पढ़ेंगे और अच्छे से देखेंगे कि कौन कौन राजा हुआ इसके समय, समाज की क्या स्थिति थी, पॉलिटिकल स्थिति क्या था, ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या था, इन सारे विषयों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए दिल्ली सल्तनत के बाद आपको क्या पढ़ना है बच्चों? तो दिल्ली सल्तनत के बाद गाड़ी हमारी बढ़ेगी विजयनगर साम्राज्य की ओर। कहाँ? विजयनगर साम्राज्य की ओर चलेंगे। विजयनगर साम्राज्य और अन्य प्रांतीय राज्य, ठीक है, जो प्रोविजनल स्टेट्स थे छोटे छोटे, उसको भी नहीं छोड़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय पढ़ लेंगे। उसके बाद बहमनी एम्पायर में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के विषय में भी देखेंगे। और फिर बीजापुर देखेंगे, अहमदनगर पढ़ेंगे, बरार पढ़ लेंगे, गोलकुंडा पढ़ लेंगे और बीदर पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए अब अगले चैप्टर की ओर चलिए। नेक्स्ट चैप्टर आपका है भक्ति और सूफी आंदोलन, जिसमें किसके किसके विषय में पढ़ेंगे? रामानुजाचार्य के बारे में पढ़ेंगे, माधवाचार्य के विषय में, निम्बकाचार्य, शंकराचार्य, और इन लोगों के द्वारा किस किस दर्शन का विकास किया गया। द्वैत दर्शन होता है, एक द्वैत दर्शन होता है, तो इनका जो तमाम तरीके का दर्शन था उनके विषय में पढ़ेंगे, क्योंकि इनके दर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, इनका जो फिलॉसफी था उसको भी हम लोग देख लेंगे। फिर हम चिश्ती आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, कादिरी संप्रदाय को पढ़ लेंगे और नक्शबंदी संप्रदाय को पढ़ेंगे। और इस इतना पढ़ लेने के बाद हमारा भक्ति और सूफी आंदोलन जो होगा वह खत्म हो जाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट चैप्टर आपका है मुगल साम्राज्य। काफी इंपॉर्टेंट सिलेबस है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो किसके किसके विषय में आप पढ़ेंगे? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य जो था उसके विषय में भी आप पढ़ेंगे। किसको किसके भी विषय में पढ़ लेना है आपको? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और उत्तरवर्ती मुगल शासक। उत्तरवर्ती मुगल शासक में कौन था? फारूकशियर का नाम आपने सुना होगा, मोहम्मद शाह का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इन लोगों को लंपट, मूर्ख, पता नहीं किन किन उपाधियों से विभूषित किया जाता था। तो जब 12 इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत आनंद आने वाला है आपको। तो जब इस चैप्टर पर पहुंचेंगे तब आप पढ़ेंगे इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, चलिए अब अगला चैप्टर है आपका
हाँ वही जो हम आपको बता रहे थे, क्या बता रहे थे, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम, क्या, बहादुर शाह प्रथम, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह द्वितीय, शाह आलम, ठीक है। तो यह उत्तरवर्ती मुगल शासकों के नाम दिए हुए, ठीक है। और इन उत्तरवर्ती मुगल शासकों के विषय में अच्छे से हम लोगों को पढ़ना है, हम लोग पढ़ेंगे क्लास में, ठीक है। चलिए अगला क्या है, अगला आपका अब मॉडर्न इंडिया शुरू हो जाता है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जीवन में आप जब भी स्टूडेंट जीवन में है और आपको इसके आगे भी एग्जाम देना है, सीयूईटी जब आपका हो जाएगा, आप एडमिशन लेंगे, फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, फिर आप सिविल सर्विस में बैठेंगे या फिर पीसीएस एग्जाम में बैठेंगे, तो वहाँ भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा और आपके साथ साथ चलेगा, बड़ा आनंद आने वाला है, ठीक है। तो आधुनिक भारत में सबसे पहला चैप्टर जो हमारा है वह अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया है। भारत में जो यूरोपियन कंपनियों का आगमन होता है उसके विषय में पढ़ना है। भारत में यूरोपियन कंपनियां क्यों आती है, उनका उद्देश्य क्या है, अपने जाल का विस्तार कैसे करते हैं और भारत को कैसे अपना कॉलोनी बनाते हैं, इसके विषय में काफी इत्मीनान से आराम से हम लोग पढ़ेंगे और मस्त अंदाज में पढ़ेंगे कि आपको याद नहीं करना पड़े, आपके दिमाग में फिट हो जाए बातें, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आप पढ़ेंगे, फिर इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर फ्रेंच आएगा, फिर बैटल ऑफ प्लेसी होगा, फिर बैटल ऑफ बक्सर होगा, ठीक है। और ऐसे आप पढ़ेंगे क्रमबद्ध तरीके से कि आपको लगेगा कि यह तो कल की ही कहानी है और इतना रम जाने वाले हैं आप इसमें कि आपको एकदम आनंद आ जाएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का मराठा, मैसूर और सिख से संबंध। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हो गई तो उसने अपना एक्सपेंशन कैसे किया इंडिया में। एक्सपेंशन मतलब होता है विस्तार, उसने अपना विस्तार भारत में कैसे किया, उसने मराठा साम्राज्य को कैसे अपने अंदर समाहित कर लिया, उसने मैसूर पर कैसे अधिकार जमाया, उसने सिख को कैसे अपने अंडर किया, ठीक है। तो इन सब विषयों के विषय में आप पढ़ेंगे और इसी में आप हैदर अली के बारे में पढ़ लेंगे, टीपू सुल्तान के विषय में पढ़ेंगे, एंग्लो मराठा वार पढ़ेंगे, एंग्लो मैसूर वार पढ़ेंगे और एंग्लो सिख वार पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें भी 3-4 लड़ाइयाँ हुई थी, 3 हुई थी, 2 हुई थी। तो इन सारे चीज़ों के विषय में आप बहुत ही इत्मीनान से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए क्योंकि समय हम लोगों के पास पर्याप्त है और अच्छे से आपका सिलेबस कवर करवाना है, ठीक है। चलिए अब अगला है आपका गवर्नर जनरल एवं वायसराय। गवर्नर जनरल में किसको लाएंगे, रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो हम लोग ये देखेंगे कि इन लोगों के समय में क्या महत्वपूर्ण काम हुआ जिसकी वजह से आज भी हम इसको याद कर रहे हैं। समाज में सती प्रथा थी, इन लोगों ने बंद करवाया। कौन, किसने बंद करवाया था, लॉर्ड विलियम बेटिंक ने बंद करवाया था। बाल विवाह था, ठीक है, उसके बाद शिशु हत्या था। तो तमाम तरीके की जो बुराइयां होती है वह समाज में था। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि उस बुराइयों को भी खत्म किया। उन्होंने हमारा शोषण किया, इसमें कोई शक नहीं है, उन्होंने हमारा शोषण किया, लेकिन यह भी सही है कि शोषण करने के साथ साथ उन्होंने भारत के समाज में जो सामाजिक बुराइयां थी उसका भी अंत किया उन्होंने, ठीक है। तो इसके विषय में भी हम लोग देखेंगे। चलिए अब अगला क्या है, अगला चैप्टर आपका होगा 1857 की क्रांति। 1857 में गदर हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ और आप लोग पढ़े होंगे कविता में सन 1857 के विषय में। झांसी की रानी को आप लोग जानते होंगे। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो 1857 की क्रांति में जब आएंगे तो बुंदेले हर बोलो के मुंह से एक कहानी आप लोगों को सुनाया जाएगा। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। तो झांसी वाली रानी के विषय में पढ़ेंगे, अवध के बारे में, अवध की जो महारानी थी उसके विषय में, बेगम हजरत महल के बारे में, वीर कुंवर सिंह के विषय में आप पढ़ेंगे, ठीक है। नाना साहब के बारे में पढ़ेंगे, तांत्या टोपे के बारे में पढ़ेंगे। मतलब 1857 के क्रांति के जितने हीरोज थे सबको याद करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्रांति के प्रमुख केंद्र में हम इन सब चीजों को देख लेंगे। उसके बाद क्रांति के जो प्रमुख नेता थे वही झांसी वाली रानी, हजरत महल, नाना साहब, तांत्या टोपे, वीर कुंवर सिंह, ये लोग क्या थे, क्रांति के प्रमुख नेता थे। क्रांति का दमन किसने किया, अंग्रेजों ने किया। कौन कौन सा था,
हालबिल था और काफ़ी अंग्रेज था। तो इन सब अंग्रेजों के विषय में देख लेंगे। और इसके बाद जो मेजर फैक्ट्स है 1857 की क्रांति से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, उस मेजर फैक्ट्स को देखते हुए इस चैप्टर को कर देंगे समाप्त और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब अगला चैप्टर जो हमारा होगा वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, वो पढ़ेंगे। उसके बाद 1906 में होता है स्वदेशी आंदोलन, तो हम लोग पढ़ेंगे उस स्वदेशी आंदोलन के विषय में। फिर मुस्लिम लीग 1906 में स्थापित होता है, उसको देखेंगे। कांग्रेस का विभाजन हो जाता है 1907 में, वो देखेंगे। होम रूल लीग आंदोलन, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड को पढ़ते हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले चरण को समाप्त करेंगे। और काफी इंटरेस्टेड चैप्टर है, आपको सारे उस फैक्ट के बारे में बताया जाएगा कि क्यों अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ। अगर अंग्रेज सही थे तो उनके खिलाफ विद्रोह क्यों हुआ, तो उनकी तमाम जो गलत नीतियां थी उसके कारण उनका विरोध होता है। और जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो फर्स्ट स्टेज है वह कहां से कहां तक है, 1885 से लेकर के 1919 तक। ठीक है, चलिए 1885 से 1919 तक भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला चरण था। उसके बाद सेकंड चरण के विषय में पढ़ेंगे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का द्वितीय चरण। इसमें खिलाफत मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, चौरी चौरा इंसिडेंट पढ़ेंगे, स्वराज पार्टी की स्थापना के विषय में पढ़ेंगे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के विषय में पढ़ लेंगे, साइमन कमीशन भारत क्यों आता है, इसका गठन क्यों किया जाता है, उनके तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फिर नेहरू रिपोर्ट पढ़ेंगे, बारडोली सत्याग्रह पढ़ेंगे, साल्ट मार्च पढ़ेंगे और सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट के विषय में पढ़ेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के विषय में पढ़ेंगे। और इस तरीके से हमारा 1917 से लेकर के 1947 तक जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का द्वितीय चरण है उसके विषय में हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, अब देखिए द्वितीय चरण कहाँ से कहाँ तक है, 1917 से लेकर के कहाँ से कहाँ तक, 1 मिनट, 1917 यहाँ 20 लिखा हुआ है, 17 वहाँ खत्म हुआ था। 1917 से लेकर के 1930 तक क्या था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का द्वितीय चरण था। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का तीसरा फेज, जिसमें क्या पढ़ेंगे आप लोग, गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के विषय में पढ़ेंगे, गांधी इरविन पैक्ट के विषय में पढ़ेंगे, अगस्त प्रस्ताव पढ़ेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ेंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट, शिमला कॉन्फ्रेंस, कैबिनेट मिशन, उसके बाद स्वतंत्रता की प्राप्ति। ठीक है, कैसे कैसे स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है उसके विषय में देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद रिपब्लिक ऑफ इंडिया के विषय में पढ़ेंगे कि भारत गणतंत्र कैसे बनता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं और प्रमुख पत्र पत्रिकाओं के विषय में इसमें देखेंगे, प्रमुख वचन और नारे और भारत के ऐतिहासिक लड़ाइयों के विषय में एक नज़र देखेंगे। और फिर आगे बढ़ेंगे। आगे विश्व का इतिहास है, यह आपको पढ़ना नहीं है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए आपको यह भी हम पढ़ा देंगे। पुनर्जागरण, रेनेसां के बारे में, फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन, रूसी रिवॉल्यूशन, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, इटली और जर्मनी का जो एकीकरण था वह, और चीन की क्रांति भी हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए तो ये था आपका हिस्ट्री का सिलेबस। ठीक है ना, उसके बाद फांसीवाद और नाजीवाद का उदय सिलेबस में नहीं है लेकिन देख लेंगे, जिसमें हम लोग किसके किसके विषय में पढ़ेंगे, इटली के विषय में पढ़ लेंगे, किसके विषय में, इटली के विषय में, जर्मनी के विषय में, और फिर इटली, जर्मनी, उसके बाद मुसोलिनी और एडोल्फ हिटलर के विषय में पढ़ते चलेंगे। एडोल्फ हिटलर कहाँ का था, जर्मनी का, और मुसोलिनी कहाँ का था, तो मुसोलिनी जो था वह इटली का था। ठीक है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के तरफ भी हम लोग एक नज़र देख लेंगे। ठीक है ना, चलिए अब तो इतना सिलेबस था। अब हम देखते हैं क्या, तो अब हम देखेंगे जो सिलेबस एनटीए ने तैयार किया है उसके विषय में थोड़ा बहुत हम लोग देखेंगे और फिर इसको हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए तो आते हैं, चलिए देखते हैं कि इसका क्या सिलेबस है हिस्ट्री के लिए। ठीक है, चलिए तो सिलेबस पर आप लोग क्लिक करिए, हमारे साथ मोबाइल में आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब हिस्ट्री का सिलेबस इसमें खोजिए, हिस्ट्री का सिलेबस कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, डाउनलोड कर लीजिए इसको, पहले डाउनलोड हो गया
ठीक है, डाउनलोड अगेन कर लेते हैं और उसके बाद खुल जाएगा। ठीक है, खुल गया। अब देखिए क्या क्या है इसका। ठीक है, एक मिनट भाई, एक मिनट। चलिए अब आ गया शायद। ठीक है, हिस्ट्री। एक बात आप याद रखिएगा, आपका डोमेन में 12 के एनसीईआरटी को आधार माना गया है और 12 एनसीईआरटी से ही सवाल पूछा जाएगा। एनसीईआरटी में भी सिलेबस दिया हुआ है, लेकिन हम लोग अपने हिसाब से एनसीईआरटी के बेस्ट पर ही हम आपके लिए सिलेबस तैयार किए हैं और कुछ कुछ चैप्टर जो उसमें नहीं इंक्लूड है उसको भी अपने तरफ से इंक्लूड कर दिए हैं, जो आपके लिए जरूरी है और एग्जाम में सवाल भी आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका देखिए, अब इसमें पहला चैप्टर एनटीए ने क्या दिया है, द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटीज हड़प्पन आर्कियोलॉजी, वही हड़प्पा सभ्यता के विषय में, जिसके विषय में अभी हम तुरंत चर्चा किए हैं। ठीक है, अभी तुरंत चर्चा किया है ना, तो ये हड़प्पा सभ्यता के विषय में है। और उसके बाद आगे देखिए, एक मिनट, चलिए चलिए चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब क्या है, अब है दूसरा चैप्टर है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री। ठीक है, तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हिस्ट्री किस समय का, हड़प्पा सभ्यता के, तो उसी में आ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद है सोशल हिस्ट्री यूजिंग द महाभारत, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के विषय में आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं तब आपको अच्छे से दिखेगा। सोशल हिस्ट्रीज यूजिंग द महाभारत। तो महाभारत और रामायण के बारे में हमने आपको क्या कहा था कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा का जो हड़प्पा की जो वैदिक सभ्यता में हम इसके विषय में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता में। ऋग्वैदिक काल में जो महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है हमने आपको बताया था कि उसमें हम इसके विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म के विषय में दिया हुआ है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के विषय में हमने आपको बताया था कि बौद्ध धर्म के विषय में पढ़ेंगे, जैन धर्म के विषय में पढ़ेंगे, और उसमें हमने आपको यह भी कहा था कि गौतम बुद्ध के विषय में पढ़ेंगे और महावीर स्वामी के विषय में पढ़ेंगे। सेम वही बात है। हमने क्या किया है कि आप आसान लगे आपको पढ़ने में, इसलिए सिलेबस को तोड़ दिया है टुकड़ों टुकड़ों में, ताकि आपको बोरिंग ना लगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, अब आप देखेंगे तो अब है मिडाइवल सोसाइटी थ्रू ट्रेवलर्स अकाउंट्स। ठीक है, वही अलबरूनी के विषय में पढ़ना है, और किसके विषय में, मोरक्को का जो एक यात्री था, क्या नाम था उसका, इब्न बतूता। ठीक है, और वही सब जो मिडाइवल सोसाइटी में जितने भी ट्रेवल्स, मतलब जो हमारा मिडाइवल सोसाइटी था, वह जो उस समय का ट्रेवलर्स आया भारत में यात्रा करने, उसके नज़रिए से किस तरीके का था, इसके विषय में पढ़ेंगे। उसके बाद रिलीजियस हिस्ट्री पढ़ेंगे, भक्ति और सूफी आंदोलन के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, भक्ति और सूफी मूवमेंट के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे क्या है उसके बाद है हम्पी। ठीक है, तो ये हम्पी जो है इसको हम किसके अंतर्गत पढ़ लेंगे, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए अब उसके बाद क्या है, उसके बाद है आईने अकबरी, आपको दिख रहा है। ठीक है, आईने अकबरी यहाँ पे दिख रहा है ना, तो आईने अकबरी के विषय में हम जब मुगल साम्राज्य के विषय में पढ़ेंगे, तो मुगल साम्राज्य का जो साहित्यिक सोर्स वगैरह है उसके बारे में जब पढ़ेंगे, तो आईने, यहाँ तो सिर्फ आईने अकबरी दिया हुआ है, लेकिन क्या करता है कि मुगल साम्राज्य से भी सवाल उठा देता है, और आप पढ़ के जाइएगा सिर्फ आईने अकबरी के विषय में। तो ऐसे नहीं, हम लोग पूरे मुगल साम्राज्य के विषय में पढ़ लेंगे, कुछ छूटेगा नहीं हम लोगों का। ठीक है, नीचे भी क्या है, तो मुगल साम्राज्य के विषय में ही दिया हुआ है, नीचे भी मुगल साम्राज्य के विषय में भी आपको दिया हुआ होगा। ठीक है, द मुगल कोर्ट्स के बारे में है, रिकंस्ट्रक्शन, हिस्टोरिकल थॉट, क्रोनोलॉजिकल्स वगैरह के विषय में दिया हुआ है। ठीक है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, आज फर्स्ट डे है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। अच्छा, वन फिंगर से करना था। ठीक है, चलिए अब देखिए रूरल सोसाइटीज के विषय में देखना उस समय का जो था वो। उसके बाद 1857 की क्रांति। ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं ना 1857 की क्रांति के विषय में कितने अच्छे से हमने सिलेबस आपके लिए तैयार किया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए कोलोनॉजिकल एंड इंडियन टाउन्स, वही टाउन्स प्लान्स और म्यूनिसिपल रिपोर्ट्स वगैरह के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तब महात्मा गांधी का जो काल था उसके विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें सारा कुछ पढ़ लेंगे, सविनय पढ़ लेंगे, भारत छोड़ो पढ़ लेंगे, असहयोग आंदोलन पढ़ लेंगे, खिलाफत पढ़ लेंगे, जितना महात्मा गांधी के समय में आंदोलन हुआ उन सारे आंदोलन को हम लोग एक नज़र पढ़ लेंगे, और इस तरीके से हमारा हिस्ट्री का जो सिलेबस होगा वह हो जाएगा
द इंड। हिंदी में भी बता दे क्या जो नेट, अच्छा चलिए 1 मिनट आप थोड़ा हिंदी में भी देख ले हम लोग, हिंदी में भी इसका सिलेबस होगा, ठीक है। तो हिंदी का सिलेबस एक बार हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से क्या हो, अच्छा चलिए अब इंग्लिश का तो देख लिए हम लोग, अब हिंदी का देख लीजिए, ठीक है। देखिए चलिए एकदम यहाँ पर आ जाइए, हिंदी में मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ के, लगेगा कि कुछ छूटा ही नहीं है, ठीक है। चलिए हिंदी वाले देख लेंगे, इतिहास है ना, इतिहास लिखा हुआ। चलिए 12 के लिए पाठ्यक्रम क्या क्या है वो देख लीजिए। प्रारंभिक शहरों की कहानी, हड़प्पा सभ्यता लिख दिया है, और इसके समकालीन मेसोपोटामिया की भी सभ्यता है, उसके विषय में भी हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद राजनीतिक और आर्थिक इतिहास है, कैसे शिलालेख कहानी बताते हैं, मतलब वो सब जो एनसीईआरटी का जो बोरिंग करने वाला लैंग्वेज है वही सब यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। और इसी के आधार पर हम लोगों ने आपके लिए अलग से क्या किया है, सिलेबस तैयार किया है, ताकि आपको बोरिंग फील ना हो, ठीक है। अब देखिए इसमें आप ये पढ़िएगा और कहिए यार क्या है लिखा हुआ, लगता है कि तीसरी दुनिया की बात लिखी हुई है, लेकिन नीचे देखिए मौर्य काल से गुप्त काल तक का जो राजनीतिक और आर्थिक इतिहास है उसके विषय में है। फिर खोज की कहानी, शिलालेख की लिपि और व्याख्या, राजनीतिक और आर्थिक इतिहास की समझ में बदलाव, बात वही है, ठीक है, घुमा फिरा करके बात वही है, लेकिन ये बहुत बोरिंग है, इतना बोरिंग है कि आपको ये सिलेबस दे दिया जाए पढ़ने के लिए, आप एक दिन भी किताब नहीं खोलेंगे, ठीक है। तो इसी के आधार पर हमने आपके लिए जो सिलेबस तैयार किया है उस सिलेबस को हम लोग अध्ययन करेंगे। और देखिए 1857 की क्रांति के विषय में हमने आपको बताया था, यहाँ पर भी देखिए 1857 के चित्र है, समसामयिक लेखों के उद्धरण है, देख रहे हैं ना लैंग्वेज किस टाइप का यूज किया गया है, ठीक है। उपनिवेश और भारतीय शहर हो गया, समकालीन दृष्टि से महात्मा गांधी, वही महात्मा गांधी के विषय में कौन कौन से आंदोलन उनके द्वारा किया गया, इन सब चीज़ों के विषय में हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे क्लास के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और मन लगा करके आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। धन्यवाद।